जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछले क्लास में फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़े थे। उसमें चैप्टर 3 में मौलिक अधिकार था। यहाँ पे एक टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। एक फंडामेंटल राइट होता है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। फंडामेंटल राइट के मतलब मौलिक अधिकार था, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के मतलब मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य। हम लोग भाग 3 में मौलिक अधिकार पढ़े थे, लेकिन वही भाग 4 में मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहले संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, लेकिन बाद में इसे जिस समय संविधान बना था उस समय मूल जो कर्तव्य है उस चीज़ के बारे में वर्णन नहीं था। लेकिन आगे जाके संविधान में संशोधन हुआ और उसके बाद क्या हुआ? मूल कर्तव्य। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों में अंतर क्या चीज़ है। तो मौलिक अधिकार हम लोग का एक पावर है कि हमको ये चीज़ मिलना चाहिए। जैसे हम लोग का मौलिक अधिकार में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा एवं संस्कृति का, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचारों का क्या था? अधिकार था। तो ये जो 6 अधिकार थे, तो ये हम लोग का पावर है कि कोई हालत में मिलना चाहिए, और अगर न भी मिलेगा तो ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन मूल कर्तव्य है कि आपको इस चीज़ को देश के लिए करना है। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको दंड मिलेगा, लेकिन आपको करना है। लेकिन आप ज़्यादा भारी मात्रा में अगर आप देश के लिए क्षति पहुंचाएंगे तो आपको सज़ा भी दिया जाएगा। लेकिन आपको मूल कर्तव्य को मानने वाला आदमी को थोड़ा सा देश के आदमी उसको रिस्पेक्ट के नज़र से देखता है। तो मूल कर्तव्य हम लोग को भी 11 है। कितना है? 11। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, संविधान में 42वां का किया गया संशोधन, यानी 41वां के बाद 42वां क्या हुआ? संशोधन हुआ। और उसके बाद 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग के संविधान में पहले मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य हम लोग को 1976 में आया है, और उस समय संविधान में 42वां संशोधन होल था। 41वां के बाद 42वां संशोधन हुआ मूल कर्तव्य को जोड़ने के लिए। और ये आल है किसके सिफारिश पे? तो बोल रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आल है। किसका सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है। इसके बाद बोल रहा है कि इसे रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से? रूस के संविधान से। हम लोग वहाँ पे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे पढ़े थे कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। लेकिन यहाँ मूल कर्तव्य कहाँ से लाया गया है? रूस के संविधान से लाया गया है हम लोग। उसके बाद हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ रहे थे, तो नागरिकता कहाँ से लाया गया था? इंग्लैंड से लाया गया था। तो इस तरह से मतलब हम लोग। उसके बाद बोल रहा है कि इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इसलिए अगर आप मूल कर्तव्य को नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई आदमी दंड देगा। जैसे आगे हम लोग का 11 मूल कर्तव्य है, उसमें एक है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान करना चाहिए। अगर आप राष्ट्रगान को सम्मान नहीं करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको फांसी मिल जाएगा। अभी जल्द ही नीतीश कुमार कोई मीटिंग में थे, तो वहाँ पे राष्ट्रगान चल रहा था, और वहाँ पे वो मतलब हंस भी रहे थे और एक दूसरे को डिस्टर्ब भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको कोई फांसी की सज़ा दे देगा, चाहे कोई उसका दंड होगा। लेकिन एक होता है कि आपका बड़प्पन, आप मैंने कितना आप मैंने देश के प्रति लगाव रखते हैं कि न रखते हैं, आप किस तरह के हैं। तो इसको आपको उसको अगर आप देश से प्यार है तो आप राष्ट्रगान को सम्मान करेंगे, संविधान को सम्मान करेंगे। तो आपके अंदर एक संस्कार को दर्शाता है कि आप मतलब इतना बड़ा होने के बाद भी आपको अंदर ये चीज़ है। तो वही है कि आपको क्या चीज़ करना है? हाँ, सम्मान करना है। तो वही बोल रहा है कि इसे न मानने पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए। भाई देश में रह रहे हैं, राष्ट्रगान को भी सम्मान नहीं करेंगे। जो संविधान हमको अधिकार दिया है, यहाँ भारत में जीने का जो अधिकार दिया है, उसको भी हम लोग सम्मान नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय झंडा है, उसको भी सम्मान नहीं कर सकते, तो देश में किस चीज़ को हम लोग सम्मान करेंगे? उसके बाद बोल रहा है कि इसे भाग 4 के क में, यानी कि जो मूल कर्तव्य है वो इसे, हाँ, मूल कर्तव्य है जो संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत जोड़ा गया है। 51 के क के तहत इसको काची किया गया है? जोड़ा गया है। और संविधान के काची भाग जो चैप्टर है वो 4 में है। 4 के क के तहत काची अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया है। उसके बाद बोला है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे।
जब मूल संविधान हम लोग का था, जिस समय संविधान बना था, उस समय मूल कर्तव्य नहीं थे। उसके बाद बोल रहा है कि 42वां संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्य तथा 86वां संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। एक चीज़ और है, जैसे 42वां संशोधन संविधान में होकर 10 गो मूल कर्तव्य बना। कितना बना? 10 मूल कर्तव्य। लेकिन फिर संविधान में एक बार संशोधन करना पड़ा, 86वां संशोधन, और उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। उसके बाद बोला है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है। 1976 में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन आज के डेट में पूरा मूल कर्तव्य कितना है? 11 है। और कब बना 11वां? तो 86वां संशोधन करके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, मैंने आज के डेट में मौलिक कर्तव्य कितना है? 11 है। अब हम लोग एक एक करके मूल कर्तव्य को देखेंगे। पहला जो हम लोग का मूल कर्तव्य है, उसमें लिखा हुआ है कि संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था यानी संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का कार्य करना है, सम्मान करना है। बोल रहा है कि संविधान का कार्य करना है, पालन करना है। जो भारत के महान महापुरुष लोग संविधान लिखे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग को कार्य करना है, पालन करना है, यानी मानना है। यानी आप संविधान के विरोध में या संविधान का विरोधी बात नहीं करना है। कहा है कि संविधान बनाने में 2 बरस 11 महीना 18 दिन लगा है, और उसमें हर टॉपिक पे बहस हुआ है। और वो जो लोग संविधान लिखे हैं, वो कोई अनपढ़ आदमी नहीं थे। जैसे भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे हैं, तो उनके पास 33 डिग्री था। महात्मा गांधी थे संविधान लिखने के टाइम में, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सब कोई साधारण आदमी नहीं थे। देश और दुनिया के A1 लीडर में गिने चुने जाने वाला महान आदमी थे। तो वही बोल रहा है कि संविधान का हम लोग को क्या करना है? पालन करना है। उसके बाद बोल रहा है कि इसके आदर्श संस्था, यानी इसका जो संस्था है, जो संविधान को बचा के रखने वाला जो संस्था है, उस संसद है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। तो वही बोल रहा है कि इसके आदर्श संस्था संसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रीय गान का कार्य करना है, सम्मान करना है। यानी संविधान के बचाने वाला संसद है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो इस सबको भी हम लोग कार्य करना है, रिस्पेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट को भी रिस्पेक्ट करना है, सम्मान देना है, हाई कोर्ट को भी और संसद को भी। जो संसद भवन है, संसद भवन को भी कार्य करना है, सम्मान देना है। उसके बाद बोला है कि राष्ट्रीय ध्वज जो हम लोग को 3 रंग का जो तिरंगा है, उसको भी कार्य करना है, रिस्पेक्ट करना है। काहे करना है, इस समझने की ज़रूरत है। जैसे राष्ट्रीय जो ध्वज है, उसमें 3 रंग होता है। ऊपर में केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद, और नीचे क्या होता है? हरा होता है। तो सफ़ेद जो ऊपर में केसरिया है, वो बलिदान का प्रतीक है, कि अगर देश में किसी भी तरह के संकट आ जाए, उस समय हम अपने सर को कटाने से पीछे नहीं हटेंगे, यानी बलिदान हो जाएंगे। पहले देश रहेगा तब कुछ होगा। तो वही बोल रहा है कि आपको राष्ट्रीय ध्वज उस रंग को रिस्पेक्ट नहीं करना है, जो उसका मतलब है उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है। और हुआ भी है। देश को बहुत सारे ऐसे महारथी हैं जो अपने देश को बचाने के लिए अपना जान को कुर्बान कर दिए। तो वही बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज, उसमें सफ़ेद है, जो शांति का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? शांति का। तो शांति देश में हर समय हो, एक कौन नहीं चाहता है? तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद है कि हरा होता है, तो हरा हरियाली का प्रतीक है। तो देश में हर समय हरा भरा, किसान सब खुशहाल रहे, तो इस चीज़ को सम्मान करना है। तो वही बोल रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक, जितना भी यहाँ राष्ट्रीय प्रतीक है, उस चीज़ को भी क्या करना है? सम्मान करना है। जैसे भारत के अशोक स्तंभ हो गया, तो ये सब क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है। चाहे फिर भारत के राष्ट्रीय पक्षी, पशु, ये सब देश के क्या है? एक प्रतीक है। तो ये सब चीज़ को भी क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है। तथा बोल रहा है कि राष्ट्रगान का कार्य करना है, सम्मान करना है। राष्ट्रगान के भी कार्य करना है, सम्मान। जो 52 सेकेंड का रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है, उस चीज़ को भी कार्य करना है, सम्मान करना है। जैसे देखो, राष्ट्रगान जो है हम लोग का, तो उसमें एक गाना नहीं है, बल्कि वो पूरा भारत का मैप है, पूरा भारत के हिस्सा है। जैसे राष्ट्रगान में आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उच्चकला, बंगा, ये पूरा भारत का क्षेत्र है। और लास्ट में होता है कि जय है, जय है, जय 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 है। तो यानी जितना भी भारत के क्षेत्र है, पंजाब जो आज के डेट में पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, सिंध एरिया बस सिंध, गुजरात, मराठ, द्राविड़ एरिया, द्राविड़ का क्षेत्र, और बंगा यानी बंगाल
आज भारत में भी बंगाल के एरिया है जो पश्चिम बंगाल है, और उधर पूर्वी बंगाल जो आज के डेट में बांग्लादेश है। तो ये पूरा भारत का मैप है, पूरा भारत का विरासत है। आपको उस विरासत को सम्मान करना है जिसने आपको भारत के महान महान महापुरुष आपको विरासत में दे के गए हैं, बचा के गए हैं कि आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से भोगें। उनको क्या लगा था कि इतना संघर्ष करना है, इतना दुश्मन से, अंग्रेज़ से लड़ के हम लोग को आज़ादी दिलाया। तो इस सब चीज़ को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है। आगे बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का क्या करना है, पालन करना है। बोल रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करता है वो सब जितना भी आदर्श है उसको भी कार्य करना है, पालन करना है। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन जैसे हो गया राजेंद्र प्रसाद, ये सब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। तो ये सब जो है इस चीज़ को कार्य करना है, पालन करना है। उसके बाद करो या मरो, ये सब जो नारा है इस चीज़ को कार्य करना है, रिस्पेक्ट करना है। तो इस सब आदर्श है। महात्मा गांधी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये सब जो नारा है उसको कार्य करना है, पालन करना है। उसके बाद बोल रहा है कि देश की संप्रभुता, दबाव रहित शासन, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। क्या बोल रहा है कि देश की संप्रभुता यानी कि दबाव रहित शासन, दबाव रहित शासन, जिसे देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को बनाए रखना है। मैंने देश में शासन कैसा होना चाहिए, दबाव रहित। ऐसा नहीं कि शासन किया जा रहा है लेकिन आदमी घुटन महसूस कर रहा है उस शासन में, यानी दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी तरह के जनता पर। तो वही बोल रहा है कि दबाव रहित शासन और देश में एकता तथा अखंडता। एकता के मतलब भारत में बहुत सारे धर्म हैं, उस धर्म में बहुत सारा जाति के लोग हैं। उसके बाद यहाँ कुछ नस्ल विभेद है। तो सब चीज़ में क्या चीज़ होगा, विभेद हटा के हम लोग एकता में रहेंगे, तब जाके हम लोग दुश्मन को क्या देंगे, मात देंगे। तो वही बोल रहा है कि एकता तथा अखंडता को बनाए रखना। अखंडता के मतलब कि देश को टूटने नहीं देना है। देश जिस कंडीशन में है, देश तो बहुत टुकड़ों में बट गया। कल के डेट में हमारा भारत के अंदर, आज के डेट में जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार अलग हो गया, अफगानिस्तान, सब इस सब भारत का ही हिस्सा था। लेकिन आज के डेट में क्या, भारत से हट गया है, यानी भारत के हिस्सा से निकल गया है। तो वही बोल रहा है कि आज भी जितना भी हम लोग के पास क्षेत्र है उसको क्या करके रखना है, बचा के रखना है, यानी टूटने नहीं देना है, यानी कि देश की अखंडता को बरकरार रखना है। आज भारत अखंड भारत नहीं, खंड भारत है। भारत का जो असली है वो आज पाकिस्तान में बटा हुआ है, असली रूप बांग्लादेश में बटा हुआ है। म्यांमार एक अलग है, उधर अफगानिस्तान अलग है, उसके बाद कुछ चीन हमारा देश के हिस्सा कब्जा के रखा है। तो ये सब यहाँ पर वही बोल रहा है कि अखंडता को काटे रखना है, बनाए रखना है। उसके बाद बोल रहा है कि देश की रक्षा तथा राष्ट्र की सेवा करना है। देश का रक्षा भी करना है और सेवा भी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देश का जो रक्षा है यानी बॉर्डर पे आपको, वहाँ पे जो सैनिक है, वो जितना भी दुश्मन है, जो आतंकवादी हम लोग बोलते हैं, वो सब चीज़ से क्या करना है, बचाना है। चाहे देश के अंदर भी निगेटिव एनर्जी देश को बर्बाद करने के लिए तुले रहता है, तो उस सब चीज़ से क्या करना है, बचाना है। उसके बाद राष्ट्र की सेवा करना है, यानी देश में हमको जो भी जिम्मेवारी मिले उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाना है। चाहे कहने का मतलब ये है कि कोई शिक्षक है तो अपना शिक्षक का जो पद है वो मतलब जिम्मेवारी से निभाए, तब जाके देश का क्या चीज़ होगा, राष्ट्र का सेवा होगा। ईमानदारी से निभाए। किसी का IAS का पद मिला है तो उसको ईमानदारी से वहन करे, तब जाके राष्ट्र का क्या होगा, सेवा होगा। कोई डॉक्टर है तो ईमानदारी से इलाज करे, तो तब जाके क्या होगा, राष्ट्र की सेवा होगा। उसके बाद बोला है कि देश के लोगों में नम्रता यानी कि मेल मिलाप तथा भाईचारा का भावना बनाए रखना है। देश के लोगों में नम्रता, मेल मिलाप तथा भाईचारा का, हाँ मतलब नम्रता मतलब मेल मिलाप होना चाहिए। देश में जितने भी लोग रहते हैं सब में क्या हो, मेल मिलाप हो। क्या हो, मेल मिलाप, यानी कि लगाव हो एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे को, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जाति का हो, एक दूसरे को क्या दे, साथ दे। चाहे किसी भी राज्य का हो, भारत की किसी भी राज्य का हो, तो उससे कोई मतलब नहीं रखना है। मैंने देश में मेल मिलाप का भावना होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि भाईचारा बनाए रखना है। भाईचारा मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, तो वो हिसाब किताब में चाहे कोई जाति के हैं, मतलब जिस तरह से हम अपने सगे भाई के साथ मतलब रिलेट करते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं, उसी तरह से यहाँ जितने भी लोग हैं सबके साथ सुख दुख में खड़ा रहना है। उसके बाद बोल रहा है कि देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है।
देश का जितना भी समृद्धि है और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना है। जैसे देश में जो विरासत के रूप में हम लोग को धरोहर है बहुत सारा, जैसे ताजमहल हो गया, उसके बाद लाल किला हो गया, तो ये सब जो है, तो ये सब चीज़ को काची करके रखना है, बचा के रखना है। तो वही बोल रहा है कि देश की समृद्धि तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की काची करना है, रक्षा करना है। अब हम लोग 7वां मौलिक कर्तव्य देखेंगे। 7वां में है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना के मतलब कि वैज्ञानिक की सलाह को मानना। जैसे आज के कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले 2021 में क्या आया था, कोरोना आया था। अब उस समय पूरा देश में अफरा तफरी था, पूरा दुनिया में अफरा तफरी था। अब उस समय जो डॉक्टर लोग बोल रहे थे, जो वैज्ञानिक लोग बोल रहे थे, उस चीज़ को हम लोग क्या कर रहे थे, अपना रहे थे। उस समय कोरोना में जो चीज़ बोला जा रहा था कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, उसके बाद आप मास्क का यूज़ करें, आप 2 गज दूरी बनाए रखें, तो हम लोग वैज्ञानिक की सलाह को क्या कर रहे थे, मान रहे थे। आज भी हम लोग मतलब जो भी वैज्ञानिक का सलाह रहता है प्राकृतिक से रिलेटेड, तो उस चीज़ को हम लोग मानते हैं। जैसे आज के डेट में हवा को आदमी बहुत तीव्र गति से प्रदूषित कर रहा है, तो उससे बचने के लिए वैज्ञानिक जो सलाह देता है उस चीज़ को हम लोग मानते हैं। चाहे मान लिया जाए कि कोई मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है, तो मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो वैज्ञानिक सलाह दे रहा है उसको मानना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम लोग को क्या करना है, अपनाना है। उसके बाद बोल रहा है, हाँ एक चीज़ और, अगर हम लोग इस चीज़ को न भी अपनाएंगे तो हम लोग अपने आप पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हम लोग वैज्ञानिक के बात को नहीं मानेंगे तो आपका जीवन खुद खतरे में होगा। तो इसीलिए अगर आप मौलिक कर्तव्य को अगर नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फांसी की सज़ा मिल जाएगा, लेकिन आपके सेफ्टी के लिए, देश के भलाई के लिए क्या है, सही है। आगे है कि पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीव की क्या करना है, रक्षा करना है। पर्यावरण का भी रक्षा करना है और वन्य तथा वन्य जीव की रक्षा करना ही हम लोग का कर्तव्य है। वन को काटना हमारा कर्तव्य नहीं है। उसके बाद जीव जंतु को मारना कर्तव्य नहीं है। जो जंगल में जीव जंतु हैं, बहुत लोग हैं कि उनको शिकार करते हैं, जो कि गलत है। वो जंगली जीव हैं, वह आपका देश का विरासत है, दुनिया का विरासत है। तो उनका जो जीवन है उसको आप समाप्त नहीं कर सकते हैं, ये आपका कर्तव्य है। अगर कोई कर रहा है तो आप क्लेम करिए, आप वन विभाग के जितना भी पुलिसकर्मी होगा उसको उस हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से दंड देगा। उसके बाद बोल रहा है सार्वजनिक यानी सरकारी संपत्ति की रक्षा करना है। हर समय हम लोग जब कहीं बड़ा बड़ा स्टेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे हर समय अनाउंसमेंट हो जाता है रेडियो से कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे आपकी संपत्ति है, आपकी इसकी सुरक्षा आप स्वयं करें, या आप इस पे गंदगी मत फैलाएं, न तो दंड की भागी होंगे। यानी रेलवे आपका सुरक्षा, यानी जो भी सरकारी गवर्नमेंट कोई भी सामान हो, चाहे रेलवे हो चाहे हवाई अड्डा हो, तो आपका संपत्ति है, आप उसका क्या चीज़ करना है, रक्षा करना है। अगर कोई तोड़ फोड़ कर रहा है तो कहाँ तक, जिसे कहने का मतलब है कि कहाँ तक सरकार का आदमी, कहाँ सरकार अपना आदमी को बैठा के रखेगा, चाहे नौकरी देगा। आपको खुद उस चीज़ को ध्यान दे के उस चीज़ को बचाना है, अगर कोई उसके साथ तोड़ फोड़ कर रहा है तो। उसके बाद बोल रहा है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। जैसे कोई आदमी को कोई मार रहा है बिना कोई गलती के, कोई आदमी को कोई काम करवा के पैसा नहीं दे रहा है, तो उसका व्यक्तिगत भलाई के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। आपको अगर आपके पास पावर है तो आप उसको न्याय दिलवाइए। तो वही बोल रहा है, चाहे फिर सामूहिक भलाई के लिए कोई निम्न कास्ट के लोग हैं, उनके साथ कोई बड़ा कास्ट के लोग गलत कर रहे हैं, तो उनको भलाई के लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए क्या रहना है, तैयार रहना है। उसके बाद बोल रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। जो लास्ट हम लोग का है यही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों को क्या देना है, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। कि कौन सा शिक्षा उपलब्ध कराना है, प्राथमिक शिक्षा। वो उनकी क्या है, जिम्मेवारी है। पहला तो है कि अब आपका अधिकार भी मिल गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर शिक्षा के लिए गवर्नमेंट व्यवस्था नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आप लड़ सकते हैं। और दूसरा है कि जो गार्जियन है उनको कर्तव्य है कि कम से कम 14 वर्ष तक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय 8वां तक के पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा आप करवाएं। जब तक आपका बच्चा सूझबूझ के लायक नहीं बनेगा तब तक वो देश के एक जिम्मेवार नागरिक भी नहीं बन पाएगा। तो इस चलते बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा ही देश का क्या होता है, भविष्य होता है।
आगे हम लोग अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।